और मैम का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। इससे पहले भी जो है 2 बैचेस हमारे कोर्स के यहाँ पे हुए हैं, और उनका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे लिए जो एक्सपीरियंस है, जितना उन्होंने 13 साल में जितना भी एक्सपीरियंस किया है, उन सब चीजों का एक्सपीरियंस वो हमें आज हमारे साथ शेयर करेंगी। जितने भी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके रिलेटेड आने वाले प्रॉब्लम, जो भी इसके बाद भी आपको कुछ है, वो निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल, ये पिंपरी चिंचवड का फर्स्ट कैशलेस हॉस्पिटल है। वहां पे इंश्योरेंस रिलेटेड फैसिलिटीज अवेलेबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड फैसिलिटीज भी यहाँ पे अवेलेबल है। उस हॉस्पिटल के मैम डायरेक्टर है, और उसके साथ साथ हॉस्पिटल जो है वो NABH एक्रेडिटेड है। और जिस कोर्स में आप सब लोग आगे जाके हिस्सा लेने वाले हो, वो कोर्स भी एटैप अंडर, मतलब राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ अंडर रजिस्टर्ड है। तो इसके बाद जो है वो मैम का इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। ठीक है। इसलिए लाइट गई तो पानी पीते हैं। अरे प्यास लग रही, बारिश हो रही तो प्यास लग डॉक्टर जाती सारिका है। नीलेश लोंढे एक प्रतिष्ठित आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं, जिनके पास आयुर्वेद चिकित्सा और परिवार चिकित्सा में 13 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वह पुणे शहर में निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, ये बोल रहा था दिन बना के लेके आऊंगा। जो PCMC में पहला कैशलेस और NABH मान्यता प्राप्त आयुर्वेद हॉस्पिटल है। उन्होंने 2006 में नासिक यूनिवर्सिटी से BMS और 2010 में DY पाटिल कॉलेज पिंपरी से M प्राप्त की है। एक मिनट। ಓ ಕೊಡಮ್ಮ ನೀನ್ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾ डॉक्टर सारिका नीलेश लोणे एक प्रतिष्ठित आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं, जिनके पास आयुर्वेद चिकित्सा और परिवार चिकित्सा में 13 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वह पुणे शहर में निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, जो PCMC में पहला कैशलेस और NABH मान्यता प्राप्त आयुर्वेद हॉस्पिटल है। उन्होंने 2006 में नासिक यूनिवर्सिटी से BMS और 2010 में DY पाटिल कॉलेज पिंपरी से MD की डिग्री प्राप्त की है। डॉक्टर सारिका जी ने 2010 में जय गणेश साम्राज्य भोसरी पुणे में अपने OPD की शुरुआत की और 2018 में 2500 स्क्वायर फीट में सुसज्जित आयुर्वेद हॉस्पिटल की स्थापना की, जिसमें आयुर्वेद पंचकर्म और IPD की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने नीरा मया हॉस्पिटल चिंचवड पुणे 2008 से 2009 और रूबी केयर सर्विसेज पिंपरी पुणे 2009 से 2010 में भी कार्य किया है। डॉक्टर सारिका जी ने आयुर्वेद और योग पर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में भाग लिया है और कई लेख विभिन्न पत्रिकाओं और न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित किए हैं। उन्होंने वुमन हेल्थ, किशोरावस्था के स्वास्थ्य और वुमन ऐसे विषयों पर जानकारी हासिल की है। विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल की निदेशक आयुर्माइंड हेल्थ केयर पंचकर्म की सहदेश हैं। 40 नंतरचे आरोग्य वयात येताना का जीने के लिए प्रेरित भी करते हैं। उन्होंने झेंडू फार्मा द्वारा 2019 में आयोजित वैद्यों के लिए बीजदोष्टी और आयुर्वेद पर व्याख्यान दिए और प्रिशा इनफर्टिलिटी द्वारा 2000
2023 में आयोजित डॉक्टरों के लिए आयुर्वेदिक एस्पेक्ट ऑफ इनफर्टिलिटी पर व्याख्यान दिए। डॉक्टर सारिका को सुषमा स्वराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उन्होंने इनफर्टिलिटी ड्यू टू थिन एंडोमेट्रियम इन सुप्रजा सोवेनिर 2023 फीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपना रिसर्च प्रस्तुत किया है। उनकी क्लिनिक सुबह 10 बजे से 2 बजे तक और शाम 5 बजे से 9 बजे तक होता है। वह हमेशा अपने ओपीडी घंटों के दौरान जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध। ऐसे जो है स्पीकर आज हमें मिले हैं, तो हम यहाँ पे हमारी स्पीकर जो है डॉक्टर सारिका मैम का वेलकम करते हैं। मैम, क्लास इज योर्स। Good evening, all of you. Yes, ma'am. Ma'am, please check the network because during the introduction part, voice was breaking. Okay. Ani ma'am, we'll continue the whole lecture in Hindi so Yes, that yes. everyone can understand. Yeah. Yes, yes. No issue. Good evening, all of you. आज का जो लेक्चर है हमारा, हम ओपन केस डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर Ma'am, the network is not आयुर्वेदिक stable, I पर्सपेक्टिव। think. मैम, नेक्स्ट आवाज ब्रेक हो रही है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेट वेट। Delegate, just wait for 2 minutes. हेलो। Yes, ma'am. हमारी क्लास टीचर बबीता मैम और दूसरे क्लास टीचर हर्षा मैम। दूसरी तो उसका क्या उसका क्या? मेरी आवाज आ रही है अभी? Yes, ma'am. यस, आ रही है ना? नहीं रे वेट। Once we start sharing the screen, that time you can keep your video off, ma'am. ओके Only ओके। video, that time also it will improve the network. शेयरिंग। एक मिनट। पुन्हा व्हिडिओ नाही येत ना? आहेत पुढं? नहीं नहीं। पुढं नाही येत ना? अभी हम धन्वंतरी स्तवन से आगे की अपनी लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो मैं सबको विनती करती हूँ, एक सिर्फ 2 मिनट आपकी हाथ जोड़े और धन्वंतरी जी का स्तवन करें। ॐ शङ्खं चक्रं जलौकान् दधदमृतघटन् नारदोर्भिश्चतुर्मिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्या शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं तटविलसत्
चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् ॐ धन्वन्तरये नमः। अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्रीमहाविष्णुस्वरूप श्रीधन्वन्तरी स्वरूप श्री 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 औषधचक्र मेरे गुरुजनों को नारायणाय प्रणाम। नमः। वैद्य पवार सर, वैद्य सूर्यवंशी सर, वैद्य जमदग्नि ओम सर, वैद्य धोपेश्वरकर सर, वैद्य आव्हाड सर, कुलकर्णी सर, डुमरे मैडम एंड नीलेश सर, ये सबको प्रणाम करते हुए आज का लेक्चर। मेरा इंट्रोडक्शन मुझे लगता है प्राजक्ता ने दिया है, फिर भी मैं बोलती हूँ कि मेरी गायनेक और इनफर्टिलिटी में लास्ट 13 साल से प्रैक्टिस है। मोर देन 8000 पेशेंट मैंने देखे हैं। मोर इंटरेस्ट मेरा इनफर्टिलिटी में है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जो पेशेंट हमारे ओपीडी पे आते हैं तो उनको बेसिकली एन नंबर ऑफ पेशेंट उसमें गायनेक रिलेटेड प्रॉब्लम ही लेके ज्यादा आते हैं। और अगर फीमेल डॉक्टर इसमें ज्यादा एक्टिव रहे तो बेसिकली वो अपने जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो डेफिनेटली अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। तो ये मेरा पहले से एक एम था कि एक प्रॉपर आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट होना है, और आगे मेरा ये है कि उसका मैं हॉस्पिटल प्रॉपर तरीके से बनाऊं। तो इसीलिए मैं आज 13 साल से इसमें प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये हमारा हॉस्पिटल है, ये 15 बेडेड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। यहाँ पे बेसिकली कैशलेस इसके बारे में देखते हैं। आजकल हम देखते हैं कि हमारी ओपीडी पे, जैसे मैंने बोला कि 10 में से 7-8 पेशेंट जो रहते हैं ये मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर रिलेटेड कंप्लेंट्स लेके ही हमारे पास आते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस फैक्टर है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आजकल जो फेजेस बताई है, मतलब प्यूबर्टी है, रिप्रोडक्टिव एज है, मेनोपॉजल स्टेज है, इसमें दिनचर्या होने की वजह से लोग प्रॉपर तरीके से वर्कआउट नहीं कर पाते, प्रॉपर तरीके से डाइट फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन इसका परिणाम जो होता है उनके बायोलॉजिकल क्लॉक के ऊपर होता है। और बेसिकली इससे क्या होता है, तो मेंस्ट्रुअल हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है वो बढ़ता है। और पेशेंट हमारे पास जो आते हैं वो अलग अलग तरीके के सिम्टम्स लेके हमारे पास आते हैं। तो उसमें से मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर आज हम देखेंगे, आज हम 2 केस टेकिंग देखेंगे। उसमें एक डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग की केस देखेंगे और दूसरी एक पीसीओडी की केस देखेंगे। इसमें पेशेंट हमारे पास जब है तो उसके सिर्फ रिपोर्ट हमें ट्रीट नहीं करना है, ये पहली बात। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है, हम मॉडर्न प्रैक्टिस आज तक की हुई होती है, इसमें बेसिकली सिर्फ पेशेंट की रिपोर्ट्स को हम ट्रीट करना चाहते हैं, ना कि पेशेंट को। तो बेसिकली आयुर्वेदा ऐसा नहीं है। आयुर्वेदा में हमें पेशेंट को तो ट्रीट करना ही है, लेकिन उसकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, रूट कॉज है, उसको पहले ट्रीट करना है, फिर उसके रिपोर्ट्स को ट्रीट करना है। क्योंकि बहुत बार पेशेंट आया, उसको कंप्लेंट्स क्या है उसके अकॉर्डिंग हमने मेडिसिन दी, उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिला, ऐसा जो हमारे यहाँ पे चलता है तो वो नहीं होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से उसका जो डायग्नोसिस है, वो रूट कॉज है, वो अच्छी तरीके से हमें निकालना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, तो ही हम उसको अच्छी तरीके से रिलीफ दे सकते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि स्टूडेंट जो है हमें कॉल करते हैं, पूछते हैं कि मैम इस तरीके से कंप्लेंट है, इसमें क्या करना है। लेकिन कंप्लेंट्स की जगह पे भी इम्पोर्टेंट होता है हिस्ट्री टेकिंग, केस टेकिंग। ये आप जितना अच्छी तरीके से लोगे उतना बेसिकली आपको उस पेशेंट के प्रॉपर जो निदान है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। निदान एक बार अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो आप संप्राप्ति जो है वो अपने आप लगा सकते हो, और संप्राप्ति एक बार भंग हो गई तो चिकित्सा जो होती है वो बहुत आसान होती है। बहुत बार हमारे डॉक्टरों का कहना ये होता है कि उनको वो ट्रीटमेंट, वो डिसीज और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट ऐसा उनको चाहिए होता है, और उसके अकॉर्डिंग ही उनकी बेसिकली सोच होती है। लेकिन आज के लेक्चर में हमें बेसिकली पर पेशेंट दुष्य देश बल काल अनल के अनुसार कस्टमाइज ट्रीटमेंट पेशेंट को कैसी देनी है, इसके बारे में हमें सोचना है। हमें हर एक डिसीज बेसिकली एन नंबर ऑफ वेरिएशंस लेके हमारे पास आता है, लेकिन हमारी सोच जो है
वो सोच अच्छी होनी चाहिए, वो सोच जो है वो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद होनी चाहिए। और हमारे दिमाग में बेसिकली जो पेशेंट का चिकित्सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, ये प्रॉपर तरीके से हमारे दिमाग में फिट होना चाहिए। और इसकी तरीके से आप जाते हो तो बेसिकली पेशेंट को आप अच्छी तरीके से रिजल्ट जो है वो दे सकते हो। तो अभी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में अलग अलग तरीके के, मतलब कुछ पेशेंट आते हैं तो वो मेंस्ट्रुअल प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स लेके आते हैं। मतलब प्यूबर्टी एज में आप देखते हो कि लड़कियां आती है, मूड स्विंग होना, जो उनमें डिस्मेनोरिया जैसे लक्षण होते हैं, एब्डोमिनल पेन होता है, हेवी ब्लीडिंग होता है, या ब्रेस्ट पेन ज्यादा होता है, या पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन में भी कुछ जो लेडीज आती है उनमें बेसिकली आप देखोगे तो हॉट फ्लैशेस आना, मैं पोस्ट मेनोपॉजल जो सिंड्रोम्स बताए हैं उसमें मूड स्विंग होना, ये सब सिम्टम्स लेके हमारे पास आते हैं। तो ये जो सिम्टम्स है इसके साथ हमें टैकल कैसे करना है, इसको हमें अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद कैसे देखना है, इसके बारे में हमें आज सोचना है। तो पहले आगे जाते हैं आज की केस स्टडी। जैसे मैंने बोला डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, ये एक पेशेंट है मेरी। इस बेसिकली ये पेशेंट की एज थी 40 इयर्स, फीमेल थी। ये 10 इयर्स मैरिड फीमेल है। इसका ऑक्यूपेशन आप देखोगे तो ये पुलिस है और वो राइफल शूटर है। मतलब जो राइफल शूटर्स के जो मैचेस भी होते हैं वो भी वो खेलती थी। तो इसके लिए उसको जो ऑक्यूपेशन है तो उसको डेली वर्कआउट, उसका बहुत हेवी वर्कआउट रहता था पुलिस होने की वजह से। और राइफल शूटर होने की वजह से भी वो नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऐसे मैचेस भी उसने खेले हैं। तो उसके लिए उसका वर्कआउट जो होता है वो बहुत हेवी होता था। तो ये पेशेंट मेरे पास जब आई तो उसको एक दिन सुबह सुबह जल्दी उसने कॉल किया था कि मैडम मेरे को बहुत हेवी ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत वीकनेस है, तो मैं 5-5 मिनट के लिए पैड बदल रही हूँ तो मुझे वो सहन ही नहीं हो रहा है, मेरा बीपी डाउन हो रहा है, मेरे को चक्कर आ रहा है, ऐसा उसका फोन आया था। तो मैंने उसको बोला कि आप तुरंत एक काम करो, एडमिट हॉस्पिटल में एडमिट होने को आ जाओ। तो वो मेरे पास एडमिट होने को आई थी। तो उसके बाद मैंने फिर उसकी प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री ली। तो हिस्ट्री में बेसिकली उसका जो ये था, मील टाइम था वो के साथ मल प्रवृत्ति उसको 2 टाइम होती थी, लेकिन कॉन्स्टिपेशन जैसा फीलिंग उसको था। हिस्ट्री में फिशर की हिस्ट्री थी, ब्लीडिंग पाइल की हिस्ट्री थी। पेशेंट को मूत्र प्रवृत्ति जो थी वो दिन में 6 to 7 टाइम्स होती थी। रज प्रवृत्ति उसकी रेगुलर थी, 28 डेज का साइकिल था, 3 डेज ब्लीडिंग था। लेकिन इस टाइम उसका सिनेरियो जो था वो बेसिकली हेवी फ्लो लेके आई थी। और वो ब्लीडिंग उसको स्टार्ट हुआ था तो पहले बेसिकली उसको 15 डेज पीरियड स्टार्ट होते थे और फिर उनका ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाता था। फिर उसको इंटरमिटेंट ब्लीडिंग होता था, स्पॉटिंग होता था, ऐसा उसको लास्ट 2 to 3 साइकिल चल रहा था। लेकिन उसके मेंसेस जो है वो लास्ट, अभी मेरे पास जब उसका फोन आया था तो उसके पहले उसके 1 मंथ उसके ब्लीडिंग चालू ही थी। तो मैंने बोला कि उसको एडमिट होने को, तो वो एडमिट हो गई। एडमिट होने के बाद उसको वीकनेस, लोअर एब्डोमेन पेन, काफ मसल में पेन था, ड्राइनेस ऑफ माउथ था। मतलब पूरी जो रक्त क्षय की जो लक्षण थे वो उसमें दिखना शुरू हुआ था। तो उसकी मैंने एक सोनोग्राफी करवाई। तो सोनोग्राफी में बेसिकली उसको बल्कि सर्विक्स था, नेबोथियन सिस्ट थी, बाकी कुछ उसको ये नहीं था। एंडोमेट्रियल थिकनेस जो था उसका वो 14 mm था। डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग जो होता है बेसिकली ये ऐसे ही होता है। इसमें आप देखोगे तो पेशेंट की जो साइकिल्स होती है, ये साइकिल्स में कभी स्पॉटिंग, कभी हेवी ब्लीडिंग, कभी स्पॉटिंग, कभी ब्लीडिंग, इस तरीके से वो शेड ऑफ होता है। 2 to 3 मंथ्स है डिसफंक्शनल ब्लीडिंग जो होता है वो पेशेंट को स्पॉटिंग ब्लीडिंग ऐसा होना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अपनी केस टेकिंग जो होती है वो प्रॉपर तरीके से लेने के बाद उसकी जो आहारज हेतु थे, निदानज हेतु थे, उसका हमने जो डायग्नोसिस बनाया वो पित्तवात का प्रकोप, पित्त रक्त की दृष्टि और उसके कारण रज की वृद्धि ऐसा था। क्योंकि उसको जो वर्कआउट था वो डेली उसको सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे वर्कआउट करना पड़ता था। डेली उसको कर्ड खाती थी, बनाना और डेली उसके खाने में था। तो मतलब प्रोटीन डाइट ऐसा कंसिडर करके वो बनाना रोज मतलब खाती थी आफ्टर वर्कआउट। तो ये सब पित्त और रक्त की प्रकोप करने वाले उसके हेतु थे और उसकी वजह से पित्त और रक्त की दृष्टि थी। वात का जो प्रकोप है मतलब कॉन्स्टिपेशन जो उसको था उसकी वजह से उसकी अपान वायु की विकृति भी थी। रजो की वृद्धि होना ठीक है, लेकिन उसके साथ अगर अपान आ जाता है तो बेसिकली
जो डिसफंक्शनल मतलब प्रोफ्यूज ब्लीडिंग स्टार्ट होना, डेज उसके बढ़ना, ये स्टार्ट हो जाता है। तो ये उसको बेसिकली सब रजो वृद्धि के लक्षण उसमें थे। तो बेसिकली हमने उसको प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग किया। उसका जो 4 पैरामीटर्स हमारे होते हैं, मतलब डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, प्रॉपर तरीके से उसको बताया। पेशेंट एडमिट थी तो इसीलिए उसका सब जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था वो हमारे तरीके से ही फॉलो हुआ। उसमें उसको मैंने बेसिकली उसकी जब वो एडमिट हुई थी उसके 4 दिन बाद ही उसकी मैच थी नेशनल लेवल की, तो उसको वो मैच खेलने के लिए जाना था। तो उसने मेरे को बोला कि मैडम मुझे कुछ भी करके 2 या 3 दिन में रिजल्ट चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ से मुझे नेशनल मैच खेलने के लिए जाना है। तो ये बेसिकली मैंने उसको बोला कि ठीक है हम देखेंगे कैसे होता है, क्योंकि बेसिकली ये सब डिपेंड होता है कि आपकी दोषों दुष्ट की वृद्धि कितनी है, उसके ऊपर ये सब डिसाइड होता है। तो हम अभी तो कुछ नहीं बता सकते कि ये कब कंट्रोल होगा, लेकिन हम हमारे तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। ऐसा उसको इमरजेंसी में हमने एडमिट किया था। तो फर्स्ट फोकस उसका निदान परिवर्जन, उसको डाइट जो था वो पूरा पित्त शामक हॉस्पिटल डाइट मतलब हमने दिया था उसको। मूंग दाल की चावल के ऊपर ही रखा था, घी और मूंग दाल चावल 2 से 3 टाइम। सबसे इम्पोर्टेंट, जब रजोवृद्धि या डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग या मेनोरेजिया ऐसा कुछ भी होता है, तो उस कंडीशन में पेशेंट जब आपके पास एक्यूट स्टेज में आता है, तो अपान की विकृति कंसीडर करके, बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे डॉक्टर सोचते हैं कि उसको पित्त की वृद्धि हुई है, रजो की वृद्धि हुई है, तो उसको बेसिकली पित्त शामक औषध देना है। और पित्त शामक औषध देके उसको हम स्टॉप कर सकते हैं, रक्त स्तंभक दवा देके उसको स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत बार ये जो रक्त स्तंभक या पित्त शामक दवा देना, इसका पेशेंट के ऊपर रिजल्ट नहीं आता है। क्योंकि मैं बहुत बार बोलती हूँ कि जब भी जैसे बाढ़ आती है, तो बाढ़ आने के बाद हम उसको रुका नहीं सकते, तो बाढ़ आने के पहले उसका प्रिवेंशन हमें करना होता है। तो वैसे ही रजो वृद्धि मतलब एक बार वो फ्लो आना स्टार्ट हो गया, एंडोमेट्रियल शेड ऑफ हो गया, तो हम उसको कंट्रोल नहीं ला सकते। तो जितना एंडोमेट्रियल है उतना वो शेड ऑफ होगा ही। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी गति जो है, वो गति को कंट्रोल करना है, गति को रुकाना है। तो गति को रुकाना मतलब ये क्या होता है कि हमें अपान को कंट्रोल करना होता है। तो ये अपान को कंट्रोल कैसे करना है, तो इस कंडीशन में अगर आप बस्ती ट्रीटमेंट करते हो पेशेंट की, चंदन बला लाक्षादि का और जात्यादि तेल का ऑयल का मात्रा कि अगर आप पेशेंट को देते हो, और कंटिन्यूअसली 30 ml का सिर्फ मात्रा बस्ती कंटिन्यूअसली उसको हमने शुरू किया था। सुबह और शाम को ऐसे 2 टाइम हम उनको हॉस्पिटलाइज जब थी तब हम उसको दे रहे थे। और इससे उसका बेसिकली जो ब्लीडिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से कम होने में हेल्प हो गई। उसके साथ हमने उसको नस्य की ट्रीटमेंट स्टार्ट की थी। यष्टि का घृत वो दिया था, उदर पिचू शतावरी घृत का उदर पिचू हमने उसको ऐड किया था। अभी ये वर्क कैसे करता है, बेसिकली आप देखोगे तो पहले तो निदान परिवर्जन मतलब जो उसका खाना पित्त रक्त कंट्रोल कर सके। उसके बाद जो जैसे मैंने बोला कि पित्त और वात हमें सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी एक्शन करता है, इन्फ्लेमेशन और बर्निंग भी कम करता है। इसीलिए हमने वो चंदन वाला लाक्षादि का बस्ती उनको दिया था। जात्यादि तेल भी सेम वर्क करता है, व्रण रोपक भी करता है, तो अंदर की हीलिंग जो है वो प्रॉपर होने में हेल्प होती है। और आगे का जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो अच्छा बनने में भी इससे हेल्प होगी। तो पित्त और रक्त को कम करने के लिए जात्यादि तेल भी है, तो उसमें उसमें ऐड किया था। यष्टि घृत जो है ये Ma'am, from here, your voice is not at all audible.
मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही। I have informed ma'am. She is checking. She will join again. Okay. Please wait. सर मुझे होस्ट बनाना है क्या सर? ठीक है। Yes, ma'am. Just a minute. मौसम में ठंडा हो रखा है और मम्मी जब ये मंदिर साहब तो मैंने सीधा दिन में छोटा मोटा काम है उसको मैंने बता देती हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर में हमने मार्केट जाना है काम खत्म करके करेंगी वही आदमी रोटी करी क्योंकि बाद में गए फिर नाश्ता किया अम्मा को भी रेडी किया तो वहां पहुंचा सड़क में अम्मा को सब्जी थी बैठाया पानी वाली पिलाया फिर गाड़ी में बैठ के हमको पहुंच बुक वाली पोखर यहाँ से मैंने इतनी सिम ले ली और कुछ मेरे पास सामान रास्ते को पूरा पी ली उसके बाद बातें करी फिर हम चले टूर गाँव ये हमारे टाइगर ताजी का गाँव है जिन्होंने कर बनाया अब तो गए थे ग्रैंड Ma'am, please check now. बटन तो काय झालं? मेरी आवाज आ रही है ना? तो अभी मैंने जैसे बोला कि निदान परिवर्जन बस्ती चिकित्सा उनको की थी। तो बस्ती बेसिकली क्या करता है? वात पित्त का शमन करना और स्रोत शोधक शोधन करना, इंटरनल हीलिंग करना, ये सब काम बस्ती करता है। तो चंदन बला लाक्षादी जो तेल होता है ये रक्त प्रसादक प्लस वात पित्त हर ऐसा काम करता है और इन्फ्लेमेशन जो है या बर्निंग जो है वो रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। इसीलिए हम वो बेसिकली बस्ती के लिए यूज करते हैं। इंस्टेंट पेन, इंस्टेंट डिसफंक्शनल ब्लीडिंग अगर आपको रुकाना है तो आप चंदन वाला तेल और जात्यादी तेल का अगर 15-15 ml का बस्ती मिला के, सॉरी 30-30 ml का मात्रा बस्ती मिला के 60 ml का मात्रा बस्ती अगर आप पेशेंट को देते हैं तो नेक्स्ट 2 to 3 डेज में उसका जो हेवी फ्लो होता है वो कंट्रोल आने में हेल्प होती है। आगे इंटरनल मेडिसिन में हमने उनको कामदुदा, पाठा, धमासा, अनंता, शतावरी कल्प, चंद्रकला रस, रक्तस्तंभक दिया था, चंदनासव, दुर्वा कल्प। उनको थोड़ा वीकनेस था इसीलिए जो अपना ये आता है लाही आती है मतलब धान की लाहिया जो आती है उसका सिद्ध जल उनको दिया था और अनुलोमक बहावा मगज कोड़ और काला मुनक का ऐसा उनको हमने दिया था वो पित्त का निरहरण हो जाए इसीलिए। तो कामदुदा जो होती है बेसिकली कामदुदा आप देखोगे तो इसका जो कामदुदा, पाठा, धमासा ये जो होते हैं ये पित्त शामक, रक्त प्रसादक, योनि शुद्धिकर और स्त्री बल्य ऐसा काम करते हैं। चंद्रकला जो रस है इसमें बेसिकली रक्त पित्तहर और रक्त स्तंभक ऐसा उसका फंक्शनिंग है और चंदनासव और रक्त स्तंभक इनका भी काम रक्त शामक है।
और पित्त शामक है। तो ये ड्रग्स हमने उसमें यूज किए थे वो पेशेंट में। दुर्वा कल्प, दुर्वा स्वर, जैसे हम बोलते हैं कि भगवान गणपति को दुर्वा अच्छी है, प्यारी है, क्योंकि उसके पीछे भी एक स्टोरी है, मतलब हमारी पौराणिक स्टोरी, जिसमें हम बोलते हैं कि जैसे भगवान गणपति जब लड्डू खा रहे थे तो ज्यादा लड्डू खाने की वजह से उनके पेट में जैसे क्या हुआ था, एक प्रकार की बर्निंग सेंसेशन, दाह शुरू हुआ था। तो वो दाह कम करने के लिए भगवान गणपति जी को हमने पार्वती माँ ने उनको दुर्वा का स्वरज दिया था। तो दुर्वा का स्वरज जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, उरदाह या उदरदाह, ये जो होता है वो कम करने के लिए हेल्प करता है। तो इस तरीके से जैसे शतावरी कल्प बनाते हैं वैसे ही हमने बनाया हुआ ये दुर्वा कल्प है, वो हमने पेशेंट को उसमें दिया था, और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग में देखने को मिलते हैं। साली सिद्ध लहाया, जैसे मैंने बोला था कि वो बेसिकली थोड़ा सा स्ट्रेंथ देता है, जो धातु क्षय हुआ है उसको हेल्प करने, उसका पोषण करने के लिए वो अच्छा काम करती है। और बहावा मगज और काला मनोका, ये जो होता है वो लैक्सेटिव करके उनको दिया था। पित्त निस्सारक रसायन और योनि शुद्धि करेगा, इस तरीके से सोच के उनको वो दिया था। पेशेंट बेसिकली, जैसे वो पेशेंट बोली थी कि उनको बेसिकली नेशनल खेलने के लिए जाना है, तो हमने 3 दिन में ही बेसिकली उसका पूरा ब्लीडिंग जो है वो रुक गया। 3 डेज के बाद उसको बेसिकली हमने डिस्चार्ज दे गया। सिर्फ डिस्चार्ज के टाइम थोड़ा सा स्पॉटिंग हो रहा था, लेकिन वो भी बेसिकली उसका बाद में 2 दिन में कम हो गया। और उसके साथ वो नेशनल मैच खेली राइफल शूटर के, और उसको गोल्ड मेडल उस टाइम मिल गया। बाद में वो पूरा रूट कॉज जाने के लिए मैंने उसको वमन एडवाइस किया था। तो मैंने आफ्टर ब्लीडिंग उसका स्टॉप होने के बाद और उसका वो मैच होने के बाद फिर से वो मेरे पास आई, फिर हमने उसका वमन पंचकर्म किया। वमन पंचकर्म के लिए बेसिकली तिक्तक भृत उसको शोधना स्नेह पानार्थ दिया था, उसमें चंदन बला लाक्षादी तेल का उसको स्नेहन दिया था। तिक्तक घृत प्रभुत मात्रा, मतलब वर्धमान मात्रा में 40, 80, 120, 160, 200 ml इस तरीके से वो दिया था। और उसके साथ स्नेहन जो है वो चंदन वाला लाक्षादी तेल से, और स्वेदन दशमूलादि नाड़ी स्वेद दिया था, सॉरी पेटी स्वेद दिया था। और मदन फल, वचा, पिपली, यष्टि, सेंधो और शहद के साथ उनको वमन पंचकर्म दिया था। आफ्टर वमन फिर उसकी जो साइकिल है वो टोटली रेगुलर हो गई, उसके पीरियड जो है वो रेगुलर हो गए। बाद में उसको सिर्फ बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो पूरा समझाया था, और उसके अकॉर्डिंग अभी भी उसकी साइकिल जो है वो अभी भी रेगुलर अभी आ रही है। इस तरीके से उसको मैंने इंस्टेंट जो रिलीफ होता है, मतलब इमरजेंसी मेडिसिन लेके भी कभी कभी फायदा नहीं होता, तो अपनी आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेके हम पेशेंट को बेसिकली इंस्टेंट रिलीफ दे सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, उसके पीछे क्या सोच रखनी है, ये इम्पोर्टेंट होता है, और ये हमें सोचना होता है। उसके अपान के ऊपर काम किया तो उसका बेसिकली जो गति है वो हम कंट्रोल में ला सके, और वो कंट्रोल में होने के बाद फिर हम उसको पित्त शामक, रक्त स्तंभक ऐसी दवा देने के बाद उसका ब्लीडिंग जो है वो हम स्टॉप कर सके। नेक्स्ट केस जो है वो पीसीओडी की केस है। बेसिकली ये भी अभी रिसेंटली हुई केस है। इसमें इसका एज जो है वो 23 की अनमैरिड लड़की है। वेट उसका 62.5 था। एमबीए करती थी, जॉब बैंक में करती थी। जॉब प्रोफाइल जो था उसका वो सिटिंग जॉब था, एसी में काम करना है, ज्यादा बात करना, कंप्यूटर स्क्रीन का ज्यादा टाइम है, ज्यादा देखना स्क्रीन टाइम। डिश उसको खाने में पनीर और स्वीट डिश वो ज्यादा पसंद थी। हम्म, तो उसके बाद बेसिकली उसको फास्टिंग जो है वो बेसिकली ट्वाइस अ मंथ उसका फास्टिंग था, और फूड जो बाहर का होना, और साबुदाना, वेफर्स, पोटैटो, ऐसा उसका खाना जो था वो चालू ही था। उसकी मेनार की 8th स्टैंडर्ड से लास्ट। वेदिका कौन है आपका? ये म्यूट कर। हाँ, तो लास्ट 5 years उसके साइकिल जो है वो इरेगुलर हुई थी। एवरी 2 to 3 months वो विड्रॉ टैबलेट्स लेती थी, फिर उसके पीरियड आते थे। ऐसा वो हमेशा, मतलब 5 साल से वो ऐसा ही करती थी कि 2-3 महीने राह देखनी है, अगर 2-3 महीने में पीरियड नहीं आते हैं तो फिर उसको क्या करना है, विड्रॉ टैबलेट्स लेनी है और पीरियड लाना है। फिर उसके 2-3 महीने निकल जाते थे, फिर वो विड्रॉ टैबलेट लेती थी। ऐसा वो 5 साल से कर रही थी।
ब्लीडिंग उसको विड्रॉ टैबलेट्स लेने के बाद भी ब्लीडिंग उसको 3 डेज था, लेकिन मिनिमम उसको थोड़ा सा बैक और रेडिश कलर का ब्लीडिंग होता था। पेशेंट जब मेरे पास आई थी तो उसको गैसेस था, कॉन्स्टिपेशन थे, एसिडिटी थी, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी थी, मतलब सांस लेने में उसको तकलीफ होती थी। जब भी वो स्टेप्स चढ़ती थी तो उसको बेसिकली थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होता था। तो उसकी सोनोग्राफी की तो सोनोग्राफी में बेसिकली पीसीओडी था ही, और उसके साथ ईटी जो थी उसकी वो 5 mm थी। बहुत बार हम सोनोग्राफी का जो फाइंडिंग देखते हैं उसमें हमें देखना है कि बेसिकली उनकी जो ओवरीज की साइज है वो कैसी है, और उसके अकॉर्डिंग एंडोमेट्रियल थिकनेस कितना है। अगर आप एंडोमेट्रियल थिकनेस देखते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट पेशेंट की करते हो। मतलब एंडोमेट्रियल थिकनेस देख के आपको पता चलता है कि इसमें रज की वर्धन करना है या रज को प्रवर्तन करना है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि पीसीओडी है, इसका मतलब उसका रज का प्रवर्तन करना है, तो ब्लाइंडली रज प्रवर्तन वटी यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे रज प्रवर्तन वटी यूज करके फायदा नहीं है, क्योंकि वो पेशेंट 62 उसका वेट था, ओबेस थी, थोड़ा सा मतलब छवि छवि थी, लेकिन उसको हम यहाँ पे आप देखोगे तो ईटी ही 5 mm है, तो वो क्या प्रवर्तन करोगे। तो ईटी अगर आपकी एंडोमेट्रियल थिकनेस मोर देन 10 mm है तो उसको आप रज प्रवर्तन करो। लेकिन यहाँ पे रज की वहां पे रज ही नहीं बन रहा है, रज की निर्मित ही नहीं है। तो हमें फोकस जो करना है वो रज की निर्मित के ऊपर फोकस करना है। अगर रज का प्रवर्तन आप करोगे तो आप उसको रिजल्ट नहीं दे सकोगे। फिर आप उसको कितना भी मेडिसिन दो तो वो बेसिकली काम नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि रज की वृद्धि करने के ऊपर काम करना पड़ता है। ये एक पीसीओडी का बेसिक हमें ध्यान में रखना होता है। तो इसकी इसकी जो संप्राप्ति थी तो अग्नि दृष्टि और धात्वाग्नि मांद्य, आम की उत्पत्ति, धात्वाग्नि मांद्य होना और आम ज्यादा कंसिडर करके मैंने उसकी ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट की थी। मतलब तो उसको वही से मेरे पेशेंट को जब भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आहार, व्यायाम, औषध और पंचकर्म। ये 4 स्टेप्स उनको काउंसलिंग में बताए जाते हैं। तो वो काउंसलिंग करते टाइम बेसिकली आहार किस तरीके से वो ले रही है, उसकी प्रॉपर केस टेकिंग कैसी हुई कि नहीं, वो क्या खा रही है, सुबह कितने बजे उठ रही है, ये सब जो चीजें होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि पीसीओडी हो या हार्मोनल इम्बैलेंस वाला कौन सा भी आजार हो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। मतलब सुबह कितने बजे उठते हैं, शाम को आप कितना भी मेडिसिन से उसको करेक्ट करो, लेकिन जब तक आप उनका बायोलॉजिकल क्लॉक ट्रीट नहीं करते तब तक आप उनको अच्छे परमानेंट रिजल्ट जो है वो नहीं दे सकते। इसीलिए मैंने उसको बायोलॉजिकल क्लॉक का प्रॉपर करेक्शन बताया, किस टाइम खाना है किस टाइम नहीं खाना है, इसके बारे में सब उसको एक्सप्लेन किया। वो क्या गलत कर रही थी, कितने बजे, मतलब उसका जो पूरा केस टेकिंग देखने के बाद और उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं इसके बारे में। फिर उसको एक्सरसाइज, जैसे कि बहुत बार ऐसे होता है कि पीसीओडी में पेशेंट बोलते हैं कि रैंडमली वर्कआउट करते हैं, लेकिन वर्कआउट करते टाइम भी हमें उनको कस्टमाइज वर्कआउट देना है कि उनको काम किस जगह पे करना है, कौन से ऑर्गन के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप उनको वर्कआउट देते हैं तो वो ज्यादा वर्क करेगा। बहुत बार फैटी पेशेंट होते हैं और वो उनको पीसीओडी है तो उनको चलना ही उनका काम रहता है, मतलब वो सिर्फ चलते रहते हैं। लेकिन जब चलते हैं ज्यादा तो उससे वात की वृद्धि ज्यादा होती है, और जितना वात की वृद्धि ज्यादा होगी उतना उनका स्थौल्य और बढ़ता है। मतलब वो बोल रहे लास्ट 6 मंथ 1 ईयर से हम सिर्फ चलते चल चल जा रहे हैं, मतलब 45 मिनट्स, दो दो 7 10 10 किलोमीटर हम चलते हैं, लेकिन हमारा वेट कुछ कम नहीं होता। तो एग्जैक्टली हमें यही बताना है कि हर एक पेशेंट की उसके डिसीज वाइज उनको वर्कआउट होना चाहिए। क्योंकि डिसीज वाइज वर्कआउट करते हो तो वो वर्कआउट बेसिकली अच्छा वो टू द पॉइंट वो डिसीज के लिए काम करेगा। तो इसीलिए पीसीओडी की जब पेशेंट आपके पास आते हैं तो उनको एब्डोमिनल वर्कआउट बोलो। जितना एब्डोमिनल वर्कआउट उनका बढ़ेगा, जितना इंचेस लॉस होगा, उतने उनको रिजल्ट जो होते हैं वो जल्दी मिलते हैं। उतनी उनकी बेसिकली यूटेराइन एक्टिविटी जो होती है, यूटेराइन फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो बढ़ने में हेल्प होती है। और उसके अकॉर्डिंग आप उनको एक्सरसाइज बोल दो, तो उसमें योगासना है, जुम्बा वाले जो वर्कआउट्स आते हैं वो है, कुछ भी बोलो लेकिन उनको एब्डोमिनल वाले वर्कआउट बोलो। उससे उनको बेसिकली 45 मिनट्स वो वर्कआउट करना है। तो इससे पीसीओडी में हम बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं।
स्ट्रेस मैनेजमेंट, बहुत बार ऐसे होता है कि यंग एज में पीसीओडी अभी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, मतलब 10th स्टैंडर्ड में गए, 12th स्टैंडर्ड में गए, या कुछ एग्जाम है तो बेसिकली उनको पीसीओडी उस टाइम स्टार्ट होता है, ज्यादा सिटिंग होना और उसके साथ स्ट्रेस होना, ये दोनों भी होते हैं। तो उस कंडीशन में हमें पेशेंट को स्ट्रेस रिलीव के जो भी पॉइंट्स होते हैं वो बताने पड़ते हैं कि स्ट्रेस को रिलीव कैसे करना है, और फिर उनकी नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। इस पेशेंट में मैंने बेसिकली स्टार्ट एलोस कंपाउंड, राइजोसिन और गंधर्व हरितकी से की थी। एलोस कंपाउंड राइजोसिन जो होते हैं ये बेसिकली ओवेरियन फंक्शन बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। इसमें बेसिकली उनका ये माइल्ड परगेटिव भी है, और वात और कफ का जो एक्यूमुलेशन हुआ है उसको भी रिड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं। रेजोसिन भी एक टैबलेट है, वो बेसिकली हार्मोनल को जो इम्बैलेंस हुआ है उसको रेगुलेट करने के लिए काम करती है, और आमा को और अपान वायु को वो आम को रिड्यूस करती है और अपान वायु को बैलेंस करने में हेल्प करती है, इसीलिए एक अच्छा काम करती है। और वातानुलोमक, हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, पीसीओडी या मेंस्ट्रुअल रिलेटेड कौन से भी प्रॉब्लम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है माइल्ड, उनको कुछ तो भी अनुलोमक आपको देना ही है। तो वो कुछ भी आप दे सकते हो अकॉर्डिंग टू पेशेंट, गंधर्व हरित दे सकते हो, कृमि विरेचन दे सकते हो, अभिपत्ति करवटी दे सकते हो, या आरगवत कपिला दे सकते हो। अकॉर्डिंग टू पेशेंट का कोष्ठ देख के आपको वो डिसाइड करना है उनको क्या देना है। लेकिन इस तरीके से अनुलोमक आप जितना अच्छा दोगे उतना बेसिकली क्या होता है कि आम जो है वो निकलने के लिए हेल्प होता है, और वात का अनुलोमन होता है, क्योंकि आप उसका स्थान देखोगे यूटेरस का तो वो बेसिकली है एब्डोमेन में और रेक्टम के आगे। तो रेक्टम का फंक्शन जितना अच्छा रहेगा, मलाशय का फंक्शन जितना अच्छा रहेगा, उतना यूटेराइन एक्शन जो होती है वो अच्छी रहती है। इसलिए उसको मैंने अनुलोमक दिया था, और एक स्त्री व्याधि हरण रस टैबलेट है वो उनको हमने दी थी, और पीसिस्ट ओ करके टैबलेट दी थी, मतलब वो नेक्स्ट फॉलोअप में दी थी। पहले उनको एलएस कंपाउंड, राइजोसिन और गंधर्व हरित की ऐसा दिया था, और नेक्स्ट फॉलोअप में पेशेंट को स्त्री व्याधि हरण रस, एलोस कंपाउंड, पीसिस्ट और गंधर्व हरित की ऐसा पेशेंट को दिया था। उसको उनको पीरियड आ गए, मतलब उनको 23 को पीरियड, उसके बाद मैंने उनका वमन प्लान किया। वमन से बेसिकली हमारे ग्रंथों में बोला है कि जब भी ज्यादा दोष बढ़ जाते हैं तो उसको बेसिकली संशोधन करना चाहिए, संशोधन करते हो तो बेसिकली हम उनको और अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो इसीलिए संशोधन करने के लिए वमन उसको मैंने सजेस्ट किया था, तो वो वमन प्रॉपर तरीके से उनका किया। वमन करने के बाद बेसिकली उसके जो पीरियड है वो आ गए, और उसके बाद अभी उसकी थर्ड पीरियड जो है वो रेगुलर आ गए। तो उसकी अभी ट्रीटमेंट मेरे पास चालू है, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि ट्रीटमेंट कब तक करनी है, मतलब विदाउट एनी मेडिकेशन आपकी वो ट्रीटमेंट जो है। बहुत बार ऐसे होता है कि पीसीओडी वमन करने के बाद पीरियड रेगुलर हो जाते हैं तो पेशेंट ट्रीटमेंट छोड़ देता है, लेकिन उनको पहले ही हमारे काउंसलिंग में ये बताना है कि टिल आपके 3 पीरियड जब तक रेगुलर नहीं आते हैं विदाउट एनी मेडिकेशन, तब तक आपको ये ट्रीटमेंट चालू रहनी है, और उसके साथ आपको डाइट और एक्सरसाइज जो है वो फॉलो करनी है। इस तरीके से अगर आप बेसिकली पेशेंट को ट्रीट करते हो तो उनको आप अच्छी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। कौन से भी डिसीज को अगर हमें ट्रीट करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है हिस्ट्री, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। तो हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट तो हम आगे अभी इस लेक्चर सीरीज में वो देखने ही वाले हैं कि हिस्ट्री किस तरीके से ली जाते हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट को कितना इम्पोर्टेंट है, और उसको हम स्त्री रोगा के साथ, इसको हम मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के साथ, हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम वो आगे पूरे ये जो हमारी सीरीज है उसमें हम देखने ही वाले हैं। तो बेसिक आपको मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेते टाइम भी इतने पॉइंट्स होते हैं कि वो हमें लेना जरूरी होता है। वो आप जितना लोगे उतना आपको वात पित्त कफ दोष जो है उसको आप सेग्रीगेट करना सीखोगे, और जितना वात की वजह से है, पित्त की वजह से है या कफ की वजह से है, ये अगर आप सेग्रीगेट करना सीख गए तो बेसिकली ट्रीटमेंट जो होती है वो बहुत आसान हो जाती है, हम पेशेंट को कम समय में ज्यादा रिजल्ट जो है वो दे सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें हिस्ट्री लेते टाइम ध्यान में रखना है कि पेशेंट को क्या है, मतलब पेशेंट को पीरियड के डेज कैसे आते हैं, पेशेंट की जैसे पीरियड उसको मेनार्की कब स्टार्ट हुआ था, मेनार्की स्टार्ट होते टाइम वो जल्दी हुई थी, मतलब अगर उसको नाइन्थ एज में ही पीरियड स्टार्ट होते हैं तो वो पित्त की वृद्धि है, अगर उसको 14th या 15th में पीरियड आते हैं वो तो कफ की वृद्धि है। ऐसा ही हमें
हर दोषों के साथ हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं एक एक पॉइंट को लेके। वैसे ही सिम्टम्स होते हैं, मतलब उसको ज्यादा नौशिया फीलिंग है, वोमिटिंग है, तो वो रस वृद्धि है, तो उस कंडीशन में आप वमन करवा सकते हो। उस कंडीशन में जी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको एट द टाइम ऑफ पीरियड लूज मोशंस होते हैं, तो उस कंडीशन में उनको पित्त की वृद्धि ज्यादा है, तो उस कंडीशन में आप उनको विरेचन करवा सकते हो। तो शोधन कौन सा करना है ये भी हमें उस टाइम डिसाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए केस टेकिंग का ईच एंड एवरी पॉइंट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेंस्ट्रुअल फिजियोलॉजी जो होती है वो दोषों के साथ कैसे कोरिलेट करनी है यह हमें पता होना चाहिए। इसीलिए हमें रजकाल कैसा क्या होता है, रज ऋतुकाल क्या होता है, ऋतु व्यतीत काल क्या होता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। ये आगे की जो वेब सीरीज हम लेने वाले हैं उसमें हम यही सब देखने वाले हैं कि बेसिकली एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है, अगर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपकी परफेक्ट है तो मतलब उसमें भी ज्यादा फिजियोलॉजी और वो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद अगर परफेक्ट है तो आप बेसिकली पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है वो अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो उसमें जो स्टेजेस होते हैं उसको भी हमें रजकाल में क्या करना है, रजकाल में कौन से दोष बढ़ते हैं, नेचुरली कौन से दोष बड़े होते हैं। मतलब एक जस्ट एग्जांपल दूंगी कि रजकाल जो होता है वो वात का बोला है, ऋतुकाल जो होता है वो कफ का बोला है, और ऋतु व्यतीत काल जो बोला है वो पित्त का होता है। ये तीन प्रोमिनेंट दोषा जो होते हैं ये स्टेज के अकॉर्डिंग होते हैं। और उसको आप देखोगे तो पेशेंट की कंडीशंस कैसी है, मतलब पेशेंट को अगर स्त्राव होते टाइम वेदना होती है तो वो वात की वृद्धि ज्यादा है, दाह होता है तो वो पित्त की वृद्धि ज्यादा है। पेशेंट को अगर क्लॉटिंग ज्यादा है या ग्रथिल घन भाव है तो उसमें बेसिकली कफ की वृद्धि ज्यादा है। इस तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हो। या आगे आप वात की वृद्धि है तो बेसिकली पेशेंट वात वात का आधिक्य है तो सशुल स्त्राव होगा, पित्त का आधिक्य है तो स्राव का आधिक्य ज्यादा होगा, या कफ का आधिक्य है तो ग्रथिलता या पिच्छिलता ज्यादा रहेगी। तो ये कोरिलेशन अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग ही पेशेंट को डिसीज होते होते हैं। मतलब कष्टार्थ है, मतलब उसको सशुल स्त्राव हो रहा है तो ये डिसमेनोरिया मतलब ये वात के आधिक्य से है। पित्त मतलब उसको ब्रदर पीरियड में प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रहा है, 5 दिन 6 दिन 7 दिन, किसी किसी को 8 9वें दिन पे भी ब्लीडिंग होता रहता है, तो वो स्त्राव ज्यादा है, इसका मतलब उसके पीछे पित्त का आधिक्य ज्यादा है और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करनी है। कफ का आधिक्य रहेगा तो स्कैंटी मेंसेस होते हैं, ओलिगोमेनोरिया। बहुत बार पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि वेट जो जिनका वेट ज्यादा होते हैं वो पेशेंट बोलते हैं कि उनको बेसिकली स्कैंटी मेंसेस है, तो उसमें ग्रथिलता और पिच्छिलता ज्यादा है। तो उस कंडीशन में आप थोड़ा सा आम के ऊपर काम करोगे तो बेसिकली उनको आप अच्छी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। इस तरीके से जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं इसका कोरिलेशन होता है, इसकी जो फिजियोलॉजी है उसका कोरिलेशन जो होता है दोषों के साथ वो हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो दवा जो मेडिसिन है, मेडिसिन आप कौन से भी यूज करो, क्योंकि मेडिसिन जो होते हैं वो आप उसको कैसी कमांड देते हो, वो मेडिसिन को आप क्या थॉट देते हो उसके अकॉर्डिंग ही वो आगे जाके जो है वो काम करने वाला है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको उसके पीछे क्या करना है, कैसे कैसे आपको वहां तक पहुंचना है, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर वात की वृद्धि ज्यादा है तो मुझे उसका वात का शमन करना है, धातुओं का वर्धन करना है, ये हमें मतलब पता होना चाहिए। और ये सब जो चीजें होती है वो हम केस टेकिंग से अच्छी तरीके से निकालवा सकते हैं। इसीलिए केस टेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। केस टेकिंग आप जितनी अच्छी तरीके से लोगे उतना आपको बेसिकली डायग्नोसिस अच्छा हो जाता है, और एक बार डायग्नोसिस अच्छा हो गया तो आप पेशेंट को जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है वो अच्छी तरीके से बता सकते हो और उनको अच्छी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। तो आज हमने ये 2 केसेस देखे। अगर इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम रहेगा या मतलब कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो वो पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस है तो हम वो लेंगे। एक आगे जो हमारी ये लेक्चर सीरीज है बेसिकली इसमें हम जो आगे इनफर्टिलिटी के केसेस है उसको अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा कैसे देखना है ये देखेंगे। फिर जो मेन मेन एडोनोमायोसिस एंडोमेट्रियोसिस सर के कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो होते हैं उनको कैसे ट्रीट करना है ये हम आगे इसमें देखने वाले हैं।
कुछ क्वेश्चन है वो लेंगे। जिस पीसीओडी में पेशेंट की ईटी कम हो, यूज कैसे ट्रीट करें, लाइक अराउंड। हाँ, अभी इसमें बेसिकली अगर उनका ईटी कम है तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उनमें वो ईटी बढ़ाना, मतलब रजक की जो वृद्धि है वो हमें करनी है। रजक की वृद्धि करनी है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि उसमें आपको क्या करना है, रजक की वृद्धि जो है वो बढ़ाने के लिए आपको उनको, हमें सबसे इम्पोर्टेंट रसप्राय आहार जो है वो देना है। अगर रसप्राय द्रवप्राय आहार अगर आप पेशेंट को देते हो तो बेसिकली रस से ही रक्त की वृद्धि होगी। तो हमें पेशेंट का अग्नि पहले देखना है। अग्नि अगर अच्छा रहेगा पेशेंट का तो उसके बाद आपको बेसिकली अग्नि अच्छा करके, अग्नि का वर्धन करके फिर पेशेंट को रस द्रवप्राय आहार के ऊपर लाना है। दवा में देना रहेगा तो कामदुदा है, सारिवा मंजिष्टावटी है, गंधर्व हरित की है, ऐसे आप पेशेंट को दे सकते हो। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसमें हमें मिलते हैं। आगे आफ्टर 2 to 3 years LSES, if blood flow is scanty only 2 days, how to regularize HB1AC level। एक मिनट। हाँ, HB1 लेवल 14 पॉइंट, अच्छा HB14 है, सॉरी, TSH इज नॉर्मल है। 2 to 3 year हुआ है, LSES हुआ है, तो इसका मतलब ये आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो उसका एब्डोमिनल फैट जो है पेशेंट का वो ज्यादा रहेगा। तो जैसे मैंने बोला था कि पेशेंट को बेसिकली एब्डोमिनल फैट जो है वो कम करने के ऊपर फोकस करो आप। उनको बेसिकली पीरियड के मतलब जो रजस वाला परिचर्या बताई है वो आपको उनको फॉलो करने को बोलनी है। मेन उनका फोकस जो है वो आहार और व्यायाम के ऊपर होना चाहिए। जैसे भी उनका फैट जो होता है वो लॉस होता है, क्योंकि इसमें बेसिकली सीजर के बाद उन्होंने शेकोटी जो लेते हैं 1.25 महीना, सूतिका परिचर्या बोली है, वो अच्छी तरीके से फॉलो की है कि नहीं वो भी उनको पूछना है। वो अगर अच्छी तरीके से फॉलो की है तो ठीक है, नहीं की होगी तो वो उनको फिर से मतलब सूतिका जिरका रिष्ट वादशमूला रिष्ट ऐसा देके उनको वो प्रॉपर तरीके से हमें रेगुलराइज करने को बोलना है। और उसके साथ डाइट और एक्सरसाइज का उनको शेड्यूल देना है। एब्डोमिनल फैट लॉस होना चाहिए, इंचेस लॉस होना चाहिए। अगर वो अच्छा होता है और उसके साथ अपन रसद्रव प्राय आहार डाइट के साथ देते हैं तो बेसिकली इसमें स्कैंटी मेंसेस जो होते हैं वो अच्छा फ्लो आने में हेल्प होती है। लीन पीसीओडी भी बेसिकली वैसा ही है, कृशता है तो बेसिकली लीन पीसीओस मतलब वही होता है कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होता है वो बहुत कम होता है। ईटी बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक सूत्र हमारा आता है कि सूक्ष्म केश प्रतिकाशा, मतलब उसमें हमें बीज रक्त वह शिरा जो सूक्ष्म केश मतलब एंड आर्टरीज जो होती है वो एंड आर्टरीज अच्छी तरीके से हो जाए, इसके ऊपर हमें पहले फोकस करना होता है। तो वो एंड आर्टरीज का फ्लो बढ़ाना, मतलब जो जो गर्भाशय को पोषण करने वाली आर्टरीज है उसका जो वहां पे जो धात्वाग्नि होने की वजह से, मतलब लीन पीसीओज में बहुत बार ऐसे होता है कि धात्वाग्नि मांद्य होने की वजह से वहां पे रस रक्त धातुओं का पोषण ही नहीं होता और उसकी वजह से एंडोमेट्रियल थिकनेस जो होता है वो कम होता है। तो उस कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट पहले जैसे मैंने बोला कि अग्नि का वर्धन करना है। अग्नि का वर्धन करने के लिए आप लघु मालिनी वसंत यूज करो। उसमें आप बेसिकली आरोग्यवर्धिनी दे सकते हो, गंधर्व हरित की दे सकते हो। एक बार उनका अग्नि का वर्धन होने के बाद उनको आप बेसिकली थोड़ा सा कुमारी आसव है या अपना कामदुदा है, सारिवा मंजिष्ठा वटी है, पुष्पधनवा है, मधुमालिनी वसंत है, ये आप उनको दे दो तो उससे एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ाने में बहुत अच्छा फायदा होता है। हेवी ब्लीडिंग क्यों होती है? हेवी ब्लीडिंग बेसिकली जैसे मैंने बोला कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया रहेगा तो भी हेवी ब्लीडिंग होगी। पित्त और रक्त की दृष्टि से ये ज्यादा होती है। मतलब जैसे भी पीरियड खत्म होते हैं तो नेक्स्ट पीरियड आने तक एंडोमेट्रियल की लाइनिंग ये डे टू डे बनती है। तो वो बनते टाइम आप कैसा डाइट लेते हो, कैसे आहार लेते हो, उसके ऊपर एंडोमेट्रियल डिफाइन होता है। और वो एंडोमेट्रियल डिफाइन होते टाइम, वो शेड ऑफ होते टाइम हेवी ब्लीडिंग अगर अपान की विकृति हो गई तो बेसिकली हेवी ब्लीडिंग जो होता है वो स्टार्ट होगा। तो इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट पित्त की और वात की मतलब अपान की जो दृष्टि है उसको कंट्रोल करना है, तो अपने आप हेवी ब्लीडिंग को ट्रीट कर सकते हो। हाउ टू कोरिलेट पीसीओडी विथ मॉडर्न, बेसिकली आप देखोगे तो आप पीसीओडी के जो पेशेंट आते हैं तो वो बेसिकली आप देखोगे
तो अलग अलग तरीके से सिम्टम्स लेके आते हैं। तो उसमें से पीरियड इरेगुलरिटी एक रहता है, दूसरे स्किन प्रॉब्लम्स रहते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, तीसरा होता है कि वेट गेन होना, चौथा होता है कि हिर्सुटिज्म है या हेयर फॉल है, पांचवा होता है मूड स्विंग है। ये सब उनके सिम्टम्स होते हैं, और लास्ट में आता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है। अगर आप आपके अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद देखोगे तो बेसिकली हमने जो सप्त धातु बोले हैं, मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सप्त धातु बोले हैं कि इनमें इनके जो उपधातु है इनकी इन्वॉल्वमेंट बेसिकली पीसीओडी में होती है। मतलब रस की दृष्टि है तो बेसिकली जो रस का उपधातु है रज, वो डिस्टर्ब होगा। रक्त की दृष्टि है तो बेसिकली रक्त की वजह से ब्लड के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब ब्लड प्यूरिफिकेशन वाले पिंपल्स आना, जो तिल, कालक, नेत्र, व्यंग जो बोले हैं वो डिफाइन होगा। मांस और मेद की दृष्टि है तो बेसिकली उसमें आपको स्थौल्य, मेदोवृद्धि, ये सब लक्षण दिखेंगे। आगे जाके अस्थि मतलब हिरसुटिज्म, केश की वृद्धि जो बोली है, अतिलोम वृद्धि वो होती है। आगे जाके मज्जा मतलब मूड स्विंग होना, प्रीति, स्नेह, प्रेम, ये सब क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। और नेक्स्ट जो आता है शुक्र या हार्मोनल इम्बैलेंस। इस तरीके से सप्त धातु को आप आयुर्वेद के हिसाब से पीसीओडी के जो सिम्टम्स होते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, वो हम अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा सप्त धातु के साथ बहुत अच्छी तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को हमें कहाँ तक पेशेंट स्टक हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप रसपाचक, रक्तपाचक, मांसपाचक ऐसे भी देते हो तो भी हम पेशेंट को अच्छी तरीके से रिजल्ट जो है उसमें दे सकते हैं। पांचभौतिक के अकॉर्डिंग मैं नहीं बता सकती, पांचभौतिक ट्रीटमेंट मैं नहीं करती हूँ। आप रिपोर्ट में प्रोडक्शन टाइप करनी है। आफ्टर डीएनसी अगर सीवियर ब्लीडिंग हो रहा है तो यूएसजी रिपोर्ट रिटेन प्रोडक्शन टाइप है। तो उसमें बेसिकली आप सूतिका अवस्था में हम जो देते हैं, मतलब आप उसमें दशमूला रिष्ट और जिरका रिष्ट ऐसे दोनों दे दो, या बाड़न काढ़ा जो आता है वो भी दे सकते हो, वो गर्भाशय का शोधन करेगा। तो गर्भाशय शोधन करने के लिए जो द्रव्य हम यूज करते हैं वो दे सकते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दशमूला रिष्ट, दूसरा सूतिका रिष्ट, सॉरी जिरका रिष्ट, और बाड़न काढ़े जो आते हैं वो भी आप उसमें दे सकते हो, तो वो गर्भाशय का शोधन करने में हेल्प हो सकती है। यस, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है इसका। 18 ईयर्स ओल्ड पेशेंट है, एमिनोरिया, यूएसजी नॉर्मल, कफ प्रवृत्ति, 70 kg, उसमें क्या ट्रीटमेंट देना है। पेशेंट स्टूडेंट है तो उसको बेसिकली जैसे मैंने बोला लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करो। 18 ही एज है, ज्यादा मेडिकेशन यूज करने की जरूरत नहीं है। आप लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करते हो, उसको डेली वर्कआउट बोलते हो, डेली उसको 45 मिनट्स वर्कआउट बोलो। स्टूडेंट फेज रहेगी, थोड़ा ये रहेगा, लेकिन उसका फोकस मेन आपके वेट लॉस के ऊपर होना चाहिए। उसका वेट अकॉर्डिंग टू उसके एज बेसिकली 55 to 60 के बीच में होना चाहिए। तो उसको 10 kg वेट लॉस करने को बोलो, उससे बहुत अच्छा फायदा उसको होगा। वेट लॉस के लिए करने के लिए ज्यादा मेडिसिन, लड़की 18 ईयर्स की है तो मेडिसिन यूज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप उसमें थोड़ा सा पाचक, थोड़े दिन मतलब रसपाचक और लघु मालिनी वसंत और गंधर्व हरित की ऐसा दे दो। और उसके साथ साइमल्टेनियसली उसको डाइट और एक्सरसाइज, डाइट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसको प्रॉपर तरीके से मील जो है वो 3 ही टाइम जाना चाहिए। सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टोटली बंद करना है, उस जगह पे उसको डायरेक्टली मील दे दो। और दोपहर में अगर उसको भूख लगती है तो हल्का खाने को बोलो, और रात का खाना जल्दी खाने को बोलो। इतना करते हैं तो भी बहुत अच्छा फायदा होता है। यूटेराइन टीबी में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, उसको तो बेसिकली जैसे पहले यूटेराइन टीबी में आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आपको जो एकेटी ट्रीटमेंट होती है वो लेनी पड़ती है। और उसके बाद जो यूटेराइन टीबी है, मतलब आपको वो प्रतिलोम क्षय से जो क्षय हुआ है धातुओं का, उसको ही ट्रीट करना है। तो हमें क्या करना है, तो वो क्षय कहाँ तक गया है, पेशेंट को कंप्लेंट्स कितनी है, तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है केस टेकिंग। पेशेंट को ये टीबी की मतलब उसको एडिशंस है, उसको ट्यूबल ब्लॉक्स है, हाइड्रोसाइल्फिंग्स हुआ है वो टीबी की वजह से, कहाँ कौन से स्टेज तक गई है, उसके ऊपर हमें वो डिसाइड करना है। अगर बल अच्छा रहेगा तो आप उसमें विरेचन पंचकर्म करवा सकते हो। एडिशंस रहेंगे तो उसको लोकली आप लीच थेरेपी कर सकते हो। लेप थेरेपी का बहुत अच्छा काम होता है, रसायन का लेप अपन लोकल जगह पे लगाते हो तो भी बहुत अच्छा फायदा होता है। लेकिन पेशेंट को कंप्लेंट्स क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको वो डिसाइड करना है। तो इसलिए हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
पीसीओडी के डिफरेंट केसेस वो हम डिटेल में बेसिकली देखेंगे कि डिफरेंट एजेस की बजाय हमें वो देखना है कि पेशेंट संतर्पण वाला है या अपतर्पण वाला है। या आप जितना देखोगे उतना अच्छा फायदा होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि एज मतलब टीनेज की लड़की प्यूबर्टी वाली लड़की रहेगी या रिप्रोडक्टिव वाली लड़की रहेगी, फिर भी उनका अगर वेट कम है तो वो हमें एज अ अपतर्पण संप्राप्ति पीसीओडी करके लीन पीसीओस करके उसको कंसिडर करना है। तो एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट करते ना हुए हमें संतर्पण या अपतर्पण इसके अकॉर्डिंग हमें उसको डिफर करना है। वमन बेसिकली उसकी जब तक आप आमाशय की शुद्धि नहीं करते तब तक बेसिकली उसको वात पित्त की भी दृष्टि रही, अपान की विकृति रही, फिर भी लेकिन उसका मेन ओरिजिन था वो बेसिकली था कि वो डेली उसका खाना मतलब वो डेली कर्ड लेना, डेली बनाना जो खाना, ये उसकी वजह से आमाशय समुद्भव ये ज्यादा था, उसकी वजह से ही उसकी पित्त और रक्त की दृष्टि हुई थी। तो पित्त और रक्त की दृष्टि कहाँ से होती है, तो मेन आमाशय से होती है। तो हमें पहले आमाशय को क्लीन करना है। आमाशय को क्लीन करोगे तो आगे जो भी हम उसको डाइट बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग उसके आगे की साइकिल रेगुलर होगी, इसीलिए उसका वमन हमने वहां पे किया था। नाउअडेज कैंटीमेंसेस विथ नॉर्मल वेट, नॉर्मल एज भी है, ऐसा दिखता है, तो इसका विचार कैसे करें। उस पेशेंट में आप सिर्फ पेशेंट को वर्कआउट बोलो, क्योंकि इस पेशेंट में वेट उसका नॉर्मल है, उसका एज भी नॉर्मल है, लेकिन एक होता है बहुत बार कि यूटेराइन जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो नहीं होती, क्योंकि ये पेशेंट जो होते हैं ऐसे स्कैंटीमेंसेस है। तो आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, हमें एंडोमेट्रियल ब्लड फ्लो बढ़ाना है। तो एंडोमेट्रियल ब्लड फ्लो कैसे बढ़ाएगा, हम हार्ट का ब्लड फ्लो कैसे बनाते हैं, अगर पेशेंट वॉकिंग ज्यादा करता है तो हार्ट का पंपिंग बढ़ता है, हार्ट का पंपिंग बढ़ेगा तो अपने आप फंक्शनिंग अच्छा होता है, वैसे ही यूटेराइन का पंपिंग बढ़ना चाहिए। तो यूटेराइन का पंपिंग बढ़ाना है तो आप उसको सिर्फ बेसिकली लोकल वर्कआउट करने को बोलो और लोकल वहां पे स्नेहन करने को बोलो, उससे बेसिकली उसका एंडोमेट्रियल फ्लो जो है वो बढ़ने में हेल्प होगी। और उसको बेसिकली द्रव प्राय आहार मतलब बहुत बार ऐसे होता है पेशेंट सूखी रूखी सब्जी खाएगा सुबह और चपाती के साथ खाता है, लेकिन उसको बोलना है कि जो भी खाना खा रहे हैं वो जितना वो लिक्विड करके खाएंगे उतना उनके रस धातु का पोषण अच्छा हो जाता है। रस का पोषण हुआ तो अपने आप रक्त का पोषण होगा, और रक्त का पोषण होता है तो अपने आप एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है वो अच्छी बनती है। तो रस रक्त के ऊपर हमें फोकस करना है। यस रिकॉर्डिंग है, लीन पीसीओएस का बताया मैंने। ओवरी साइज नॉर्मल से स्मॉल हो तो कैसे ट्रीट करें, उसको बेसिकली नॉर्मल से स्मॉल है तो पेशेंट का एज देखो कितना है, उसको बेसिकली वात की वृद्धि कंसिडर करके वात शामक सब चिकित्सा करनी पड़ती है। इस कंडीशन में आप पेशेंट को अवगाह दे दो, सीड्स बात जो होता है वो दे दो, बस्ती ट्रीटमेंट करो, उसका बहुत अच्छा फायदा पेशेंट को होता है। और लोकली उसको सॉरी इंटरनली उसको थोड़ा सा बल्य जो होते हैं मतलब अश्वगंधा शतावरी विदारी कंद ऐसा अग्नि अच्छा है क्या वो देख के फिर उसको गर्भाशय बल्य ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। हीवी ब्लीडिंग में क्या करना है वो बताया मैंने। फलग्रुत यूजफुल है, लेकिन आपको अग्नि अच्छा रहेगा तो ही फलग्रुत अच्छा काम करता है, क्योंकि फलग्रुत को भी डाइजेस्ट करना पड़ता है, ये ध्यान में रखो, क्योंकि ईटी उनकी बड़ा नहीं है और अग्नि अच्छा नहीं रहेगा और आप सिर्फ डायरेक्टली उत्तर बस्ती फलग्रुत का कर रहे हैं तो वो ज्यादा वर्क नहीं करता, ईटी नहीं बढ़ती। तो पहले पेशेंट का अग्नि अच्छा करो और बाद में फिर आपको मतलब वो अग्नि गर्भाशय का भी अग्नि अच्छा होना चाहिए और फिर आपको उसको फलग्रुत दे दो तो वो बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए पेशेंट को डाइट और एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करने को बोलो और बाद में उसका पंचकर्म करने के बाद फिर उसको आप फलग्रुत से ये करो उत्तर बस्ती करो तो वो अच्छा फायदा होता है। इंटरनली भी फलग्रुत आप दे सकते हो, लेकिन उसको अग्नि अच्छा होना चाहिए। बैकेक कुशानुक चूर्ण बेसिकली व्हाइट डिस्चार्ज में ज्यादा यूज करते हैं। व्हाइट डिस्चार्ज अगर रहेगा तो उस कंडीशन में श्वेत प्रदर जिसमें बेसिकली वो भी बेसिकली कुशानुक जो चूर्ण होता है वो हमें
व्हाइट डिस्चार्ज में भी टाइप्स होते हैं, मतलब वो वातज की वजह से, पित्तज की वजह से या कफज की वजह से, उसके अकॉर्डिंग हमें वो डिसाइड करना पड़ता है। लेकिन जिस कंडीशन में वातज वृद्धि रहेगी, लिक्विड वाटरी डिस्चार्ज रहेगा, तो उस कंडीशन में पुष्पाणु अच्छा काम करता है। Backache is common almost all girl during menstruation, but girl use for vomiting during the menstrual every time। हाँ, मैंने बोला कि अगर उनको वोमिटिंग हो रही है तो उसको रस की वृद्धि ज्यादा है, ये रस वृद्धि वाले लक्षण है। तो उस पेशेंट में बेसिकली जैसे भी पीरियड खत्म होते हैं, आप रसपाचक और लघु मालिनी वसंत दे दो, तो वो अपने आप नेक्स्ट पीरियड आने तक उसको दे दो, तो अपने आप उसकी रस की जो वृद्धि हुई है वो धीरे धीरे कम होने में हेल्प होगी, और उसकी वोमिटिंग जो है वो कम होती हो जाएगी। ऑलिगोमेनोरिया मेंसे ये हम आगे सब लेक्चर में देखने वाले हैं। मेंस्ट्रुअल रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स है उसके बारे में हम डिटेल्स में आगे देखेंगे। मुझे लगता है आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मुझे पर्सनली मैसेज करो। अभी एक्चुअली 10:15 हो गए हैं और अभी भी 30 क्वेश्चंस पेंडिंग है। ओबेसिटी, ओबेसिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने बोला कि आपको पेशेंट को सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पेशेंट को लगता है कि सिर्फ मेडिसिन खाने से हमारा वेट लॉस होगा, तो ये पहले उनको बोलना है मेडिसिन खाने से कुछ नहीं होता। पहले उनको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करने को बोलो, प्रॉपर उनका जो सिटिंग जॉब रहेगा, उनका शेड्यूल कैसा है वो देखो, उनको कस्टमाइज प्रॉपर तरीके से प्लान दे दो, खाने में उनको 2 ही टाइम प्रॉपर तरीके से खाना दे दो, और वो करने के बाद फिर पेशेंट को एक्सरसाइज के ऊपर, मतलब 45 मिनट्स वर्कआउट उनका डेली होना चाहिए, ये सब करते हो और फिर उनको बेसिकली मेडिसिन दोगे तो वो हेल्प होगा। मेडिसिन और पंचकर्मा आप आगे करते हो तो, या सिर्फ आप बेसिक उनको वेट लॉस के लिए मेडिसिन दोगे तो उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो पंचकर्मा प्रॉपर हमेशा सब डिसीज में, मतलब ये जो भी डिसीज है उसमें डाइट एक्सरसाइज ये सब जो लक्षण होते हैं, उसमें हमें डाइट एक्सरसाइज मेडिसिन और पंचकर्मा ये चारों पैरामीटर्स जो है इसके अकॉर्डिंग ही हमें उनको सोचना है, ये ध्यान में रखो। बाकी जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मुझे ग्रुप पे डाल दो। आगे हम आगे मिलने ही वाले हैं। अभी हर वीक आपका हमारा ये जो फ्री सेशन है ये होने वाला है, उसमें आप आपके क्वेश्चन जो है वो हमें पूछ सकते हैं। जिसके भी क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स नहीं दिए वो मुझे व्हाट्सएप पे चैट करो, मैं उनको आंसर कर दूंगी। चलो, थैंक यू सो मच। मैं आपको मैम का नंबर शेयर करती हूँ, 1 मिनट। हाँ, ज्वाइन कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको एक नंबर शेयर करती हूँ, तो उस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। यस। मेरा भी नंबर मैं शेयर करती हूँ, अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो वो मुझे इस नंबर पे पूछ सकते हो। मुझे व्हाट्सएप पे बेसिकली ये करो, मैं आपको वो लिंक शेयर करूंगी ग्रुप की, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक रिकॉर्डिंग ग्रुप पे शेयर होगी। हाँ, ग्रुप दूसरा मैं मुझे आप कांटेक्ट करो, मैं आपको ग्रुप में ऐड करती हूँ।
If you want to connect with the WhatsApp group, another WhatsApp group, my number is being displayed in the chat box. You can message me. I'll share the WhatsApp group.